में मैं पूरा सब्सटेंशियल पोर्शन करवा दूंगा अपना अप्रैल, मार्च, जनवरी एंड फरवरी तक का, उन 3 दिन में। ठीक है, वो सिम्बी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। किस चीज के लिए? सिम्बी के लिए? हाँ हाँ, सिम्बी के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेगा, बिल्कुल सिम्बी के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी तो 40 डेज रह गए आप लोगों के एग्जैक्ट क्लैट के, 40 डेज। ठीक है, बस 40 डेज और पैक रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, फिर तो वारे न्यारे हैं, फिर तो सीधा लगेज वगेज पैक करके एनएलयू निकल लेना। चलो ठीक है, करें स्टार्ट फिर, आ गए होंगे सब लोग। ओके ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रहेंगे वो सब मैं कराऊंगा। बेसिकली स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल उससे, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा किसी भी प्रोविजन में, क्योंकि अभी तुमको डीप जाने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, और कॉलेज में जाओगे तो बिल्कुल डीपली पढ़ोगे हर सब्जेक्ट को, हर एस्पेक्ट को। अभी बिल्कुल तुमको क्लैट लेवल पे या स्लेट लेवल पे तुमको बिल्कुल ऊपर ऊपर से करने की जरूरत है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले बात आती है प्रीएम्बल की। What preamble talks about? What is preamble? Preamble बोलता क्या है? Preamble says that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty में क्या क्या देता है? Thought, expression, belief, faith, and worship, और equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। देखो बेसिकली प्रियम्बल में ये दिया गया है कि हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने पूरा रिजॉल्व कर लिया है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, कि हम एक सोवरेन कंट्री रहेंगे, सोशलिस्ट रहेंगे, सेक्युलर रहेंगे, धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, सभी रिलीजन्स को एक मानेंगे, डेमोक्रेटिक रहेंगे, ठीक है, रिपब्लिक रहेंगे। इन सबको वर्ड्स को मैं आगे जाके फर्दर इलेबोरेट करूंगा बिल्कुल डिटेल में। अभी तक सिर्फ इतना ही रखो कि ये 5 वर्ड्स जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, हम ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि हम इन 5 वर्ड्स पे पूरा वो रहेंगे, ठीक है। और हम अपने सभी सिटीजन्स को जस्टिस के लिए, चाहे वो जस्टिस सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हो, इन सब पे सेम रखेंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, हर चीज की लिबर्टी देंगे उसको, जो उसको जिस चीज की वर्शिप करनी है उसको लिबर्टी है, जिस चीज में वो बिलीव करता है, जिस चीज में उसका फेथ है, उसको प्रैक्टिस करने की पूरी उसका राइट है, उसकी लिबर्टी है। इक्वलिटी हम रखेंगे ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर चीज में, हर बंदों में एक इक्वलिटी, एक समानता होगी, ठीक है। एंड फ्रेटर्निटी, एक कॉमन ब्रदरहुड, एक स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड का हम वो रखेंगे, आपस में आपसी भाईचारा हम रखेंगे, ठीक है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। Okay. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves 26 नवंबर 1949 को we the people of India, हम खुद को ये प्रियम्बल दे रहे हैं, और हम आज के दिन इसको अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम खुद से प्रियम्बल दे रहे हैं। ये उसमें प्रियम्बल में लिखा गया है। बेसिकली आपसे प्रियम्बल कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द प्रियम्बल का, इस टाइप से क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पहले कभी पूछा एक आधी बार कि उसमें किसको रेफर करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब नहीं पूछेंगे तुमसे, अब काफी इवॉल्व हो गए हैं सब लोग, अब नहीं पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन। वो पहले पूछते 2008, 9, 10 में पूछा था, ठीक है। तो बेसिकली प्रियम्बल अपना ये बोलता है। अब उसमें बात आती है जो अपन ने 5 वर्ड्स किए, 5 वर्ड्स किए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, उनका क्या मतलब है, वो क्या बोलते हैं, वो किस चीज की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट वर्ड आता है सोवरेन। तो सोवरेन, अदिति व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन, मतलब क्या है, कुछ आइडिया, मतलब क्या मन में आता है सोवरेन जब, व्हाट डज द वर्ड सजेस्ट? इंडिपेंडेंट, वो है एक सोवरेन, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी। करेक्ट, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है कि जो अपने डिसीजंस खुद लेगी, ठीक है। हमारे ऊपर कोई, अदिति अब तुम्हारे ऊपर आके कोई चीजें थोप नहीं सकता, करेक्ट, ठीक है। तो सोवरेन में बेसिकली लिखा गया है, द टर्म सोवरेन व्हिच इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रीएम्बल मींस दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड
and it is not a dominion of any other external power. In the country, the legislature has the power to make laws which is subjected to certain limitations. ठीक है, अब इसमें क्या है कि सोवरेन में देखो ये होता है कि भाई कोई भी हमको आके डोमिनियन नहीं कर सकता। हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमारा अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसके अनुसार चलेंगे। बाहर का कोई भी आदमी आके हमको हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। ठीक है, बाहर का आदमी हमारे ऊपर आके कोई रूल नहीं थोप सकता। हम इंडिविजुअल है और हम इंडिविजुअल की तरह रहेंगे। एंड वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर ओन अफेयर्स वेदर इट इज एन एक्सटर्नल और वेदर इट इज एन इंटरनल। ये लिख लो, वी आर फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। वी आर फ्री to conduct its own affairs, both external and internal. ठीक है, we are free to conduct its own affairs, both external and internal. और second point लिख लो, sovereign means an independent state. Sovereign dash an independent state. हम एक independent state की बात करते हैं कि India is an independent state. ठीक है, हमारे जो अफेयर्स है, एक्सटर्नल है, इंटरनल अफेयर्स है, वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। और दूसरी बात कि हम अब तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि सर जैसे कॉमनवेल्थ नेशंस है या फिर यूएन है, वो तो आके हमको कुछ ना कुछ बोल जाता है ना और हमको मानना पड़ता है, लेकिन क्या वो हमारी सोवरेनिटी के लिए लिमिटेशन है? ऐसा नहीं है। यूएन है, कॉमनवेल्थ नेशंस है, या कोई समिट होता है उसमें इंडिया इज अ पार्ट इन सम समिट। ठीक है, तो वो सब जो चीजें करते हैं वो हमारे ऊपर, वो हमको एक तरह से एडवाइस करते हैं, हमको बोलते हैं ऐसा करने को, लेकिन वो हमारी सोवरेनिटी पे एक लिमिटेशन नहीं ला सकते। हम सोवरेन है तो हम सोवरेन है, हमको कोई सोवरेनिटी से हिला नहीं सकता। हाँ, हम यूएन की बात मान लेंगे, यूएन जो कहेगा ठीक है, हम उसके ऊपर हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि यूएन को हमने एक तरह से दे रखा है ना कि हाँ भाई ठीक है, यूएन तू सबसे बड़ा है, तू सभी कंट्रीज को एक तरह से लेके रखा है, तो तुम सबसे बड़े हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारी सोवरेनिटी नहीं ले सकते। हमारी सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारी सोवरेनिटी जो है वो हमारे पास है, हम वो किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन, एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इट कंडक्ट्स इट्स ओन अफेयर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, ये था बेसिकली सोवरेन का मतलब। अब इसमें सेकंड वन आ जाता है कि सेकंड वन इज सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या बोलता है? सोशलिस्ट इज द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, व्हिच मींस द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू द डेमोक्रेटिक मींस। It is basically a democratic socialism that holds faith in a fixed economy where both private and public sectors coexist side by side. ठीक है, फर्स्ट तो इसमें ये लिख लो, सोशलिस्ट एडेड इन प्रीएम्बल 42nd अमेंडमेंट 1976। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लीगल नॉलेज में पक्का पूछ सकते हैं। सिम्बाइसिस और ये सब तो एमएससीटी तो उसके तो फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हुआ ये कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है सोशलिस्ट वर्ड प्रीएम्बल में यूज किया गया। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या है, तो सोशलिस्ट का मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होगा कि देखो अब इंडिया में क्या है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है वंतिका, कि हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, एंड बोथ कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। ठीक है, अब वही तो बात है ना, अब इंडिया में जितना पब्लिक कंपनी चलती है उतना ही रिलायंस भी तो चलती है। रिलायंस इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, या जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनका भी चलने का उतना ही, उनका भी प्रॉफिट्स कमाने का, पैसा कमाने का, बिजनेस करने का, उन सब का उतना ही अधिकार है जितना एक पब्लिक कंपनी का है। ठीक है, और अब देखो, अब जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कुछ कंट्रीज है जिनमें कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है, कम्युनिस्ट अप्रोच रखते हैं, लाइक चाइना में बेसिकली देखो प्राइवेट कंपनीज उधर भी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, मैंने माना, लेकिन मोस्टली जो है किस चीज पे उनका होल्ड रहता है? स्टेट गवर्नमेंट का। करेक्ट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, लाइक क्यूबा है, रशिया है, इन सब में प्राइवेट कंपनीज तो है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन बहुत ज्यादा अप्रोच जो रहता है
वो थोड़ा सा कम्युनिस्ट अप्रोच रहता है, उसमें बेसिकली सरकार का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है एज कंपेयर टू दिस अपना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एज कंपेयर टू द प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो दिस इज सोशलिस्ट में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का सबसे अहम रोल है। ठीक है, जिसमें ये बोला जाता है कि बहुत, अब ये लिख लो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डैश मिक्स्ड इकोनॉमी। ये की पॉइंट्स लिखते रहना, की पॉइंट्स से अब नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करने लगो तो की पॉइंट्स से तुमको मेरे एग्जांपल समझ में आ जाएंगे और फिर तो तुम्हें मतलब पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर रहेगा। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डैश मिक्स्ड इकोनॉमी, नीचे ब्रैकेट में लिख लो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स कोएग्जिस्ट, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स कोएग्जिस्ट। ठीक है, ये रहता है उसमें, both private and public sectors coexist. This is socialist. Third one is secular. अब जो preamble में word use है secular, उसका क्या मतलब होता है? Secular basically means, हम कभी से पढ़ते आए हैं, secular basically means धर्मनिरपेक्ष। All religion are equals in the eyes of law. ठीक है, हमारा इंडिया is a secular country. हमारे इंडिया में रिलीजन के आधार पर, किसी भी चीज के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्टेट नहीं कर सकती, स्टेट कोई भेदभाव नहीं कर सकती। द टर्म सेक्युलर वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जिसमें सोशलिस्ट आया उसी में सेक्युलर वर्ड यूज किया गया। और एक और वर्ड यूज किया गया था, राहुल कौन सा वर्ड था वो, एक और जो थर्ड वर्ड यूज किया गया था, ट्राई। इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी। थर्ड वर्ड यूज्ड इज, third word which was used in the preamble was integrity. ठीक है, तो ये तीन वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट which is also known as mini constitution से लाए गए थे और preamble में डाले गए थे, जिसमें एक वर्ड integrity भी था। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, the term secular was incorporated in this which means that all the religions in India get equal respect, protection and support from the state. ठीक है, सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जोरास्ट्रियन, जैन, कोई भी हो, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा और इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, चाहे कोई कैसा भी एरिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब इंडिया के अंदर जो है तो सबको एक इक्वली तरह से ट्रीट किया जाएगा। और हर रिलीजन को ही विल गेट अ सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, हर रिलीजन को एक सपोर्ट मिलेगा स्टेट की तरफ से। ठीक है, ये हमारे सेक्युलर में लिखा गया था। Fourth one is democratic. The term democratic implies that the Constitution of India has an established form of constitution which gets its authority from the will of the people expressed in an election. अब इसमें क्या हो जाता है, डेमोक्रेटिक में लिख दो, डेमोक्रेटिक के उसमें लिख लो पावर ऑफ द पीपल। ठीक है, अब इसमें जो भी है, हम पीएम नियुक्त करते हैं, हम एमपीज अपॉइंट करते हैं, एमपीज इलेक्ट होते हैं, उनको कौन इलेक्ट होने देता है, हम ही तो ना, हम ही तो उनके लिए वोट करते हैं। तो बेसिकली पीएम को हम ही तो बना रहे हैं वोट करके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है। तो सेकंड पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम जो है हम वो करेंगे, हम वोट देंगे जिसके आधार पर एमएलएस बनेंगे। एमएलएस का एक जो इलेक्टोरल कॉलेज जो भी बैठता है वो राज्यसभा एमपीज को अपॉइंट करता है, राज्यसभा एमपीज को इलेक्ट करता है, और जो लोकसभा के जो एमपीज हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शंस के थ्रू। ठीक है, इसमें ये अप्रोच रहता है, इलेक्शंस होना बहुत जरूरी है। उसमें ये डेमोक्रेटिक में की पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, 18 साल से ऊपर के आदमी के पास वोट करने का अधिकार है। ठीक है, जिसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर हो चुकी है वो वोट कर सकता है। सेकंड वन इज पीरियोडिक इलेक्शंस। हर 5 साल में हमको इलेक्शंस करेंगे, ये नहीं है कि बिना इलेक्शंस करवाए एक पीएम चल रहा है उसी पीएम को नेक्स्ट टाइम का टर्म दे दिया गया बिना इलेक्शंस कराए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इलेक्शंस करवाने बहुत जरूरी है। थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम किसी भी पॉइंट पे जाके कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के खिलाफ भी, रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे। ठीक है,
कैंडिडेट को चुनने में हम कास्ट को बीच में नहीं लेके आ सकते, या कैंडिडेट के सिलेक्शन में कोई भी अपर पार्टी, कोई भी अपर ऑफिशियल्स किसी उसको रिलीजन के बेस पे टिकट देंगे या नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, वास्तविकता में मत जाना, क्या होता है उसको उसके उसमें मत जाना, लेकिन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा ही लिखा है। ठीक है, फोर्थ वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेचर। हमारे उसमें जुडिशरी की जो है वो एक इंडिपेंडेंस है एज कंपेयर टू लेजिस्लेचर। ठीक है, ये 4 की पॉइंट्स है डेमोक्रेटिक में। तो समझे, डेमोक्रेटिक का मतलब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन से पीएम चुना जाएगा, इलेक्शन से ही आपके एमपीज एमएलए चुने जाएंगे, और यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के आधार पे पीरियोडिक इलेक्शंस के बेसिस पे हम उनको इलेक्ट करेंगे और वो जाके सरकार चलाएंगे। ये होता है डेमोक्रेटिक। फिफ्थ वन इज रिपब्लिक। ये इतने इजी हैं और ये थ्रू आउट लाइफ आपको काम आने वाले हैं। ये कंसेप्ट्स जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ थ्रू आउट लाइफ सेम चीज रहेगी यार। कल को आप जाके जुडिशरी की प्रिपरेशन करोगे या कुछ करोगे, सेम मेन तो मतलब यही पढ़ना पड़ेगा, बस उसमें केस लॉज आ जाते हैं। फिर अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको केस लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में जाओगे तो अच्छे से पढ़ोगे, जुडिशरी और इन सब में तो भर भर के केस लॉज लिखने पड़ेंगे। Republic. The term republic indicates that the head of the state is elected by the people directly or indirectly. In India, the president is the head of the state and he is elected indirectly by the people. ये सब कंसेप्ट तो अगर आप यूपीएससी का एग्जाम लिखोगे ना और तुमने अगर लॉ चूज नहीं किया है तो भी तुमको ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनफैक्ट तुम अगर चाहे मैथमेटिक्स से कर रहे हो तो भी तुमको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये सब पूछ लेते हैं इंडियन पॉलिटी और ये सब के क्वेश्चंस तो आएंगे। ठीक है, तो अभी से कंसेप्ट क्लियर करके चलो, कंसेप्ट क्लियर रखते चलो बिल्कुल अच्छे से। The term republic indicates that the head of the state is elected by the people directly or indirectly. देखो रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक का मतलब है कि जो भी हमने पीरियोडिक इलेक्शंस किए उसमें हमने एक हेड ऑफ द स्टेट को चुना। अब वो चुन के या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही चुन के जो है सरकार चलाएगा, इसमें हेरिडिटरी नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे मोनार्की होता है ब्रिटेन में मोनार्की है ना, किंग है, क्वीन है। अब उसमें क्या है, उसमें हेरिडिटरी फंक्शंस चलते हैं, हेरिडिटरी चलता है। अब इसका बेटा क्वीन, ये क्वीन है तो इसका बेटा अब प्रिंस है, उसका बेटा वो, यूं ही वो परिवार चलता रहता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि अगर मोदी जी की शादी हो रखी होती तो मोदी जी का बेटा अगला पीएम बनता, ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक है, मनमोहन सिंह का बेटा बेटी, मनमोहन सिंह का जो भी है नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट पीएम बनता, और मोदी साहब नहीं बन पाते, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के आधार पे बेसिस के उस पे चुना जाएगा। हेरिडिटरी ऐसा इंडिया में कोई भी कंसेप्ट नहीं है हेरिडिटरी जैसा। ठीक है, और इसमें ये बोला गया है कि जैसे जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख लो ये लाइन, पॉलिटिकल sovereignty lies in the people of India and not in any single individual. जो इंडिया में पॉलिटिकल sovereignty है, it lies in the people of India and not in any single individual. ये था आपका रिपब्लिक का कंसेप्ट। समझे? तुम्हारे पांचों कंप्लीट हुए। Kamya, can you please tell me what is sovereign and socialist? Yes, sir. So sovereign means that there is no domination from external power. Correct. We have an independent authority. Socialist means that we have democratic socialism. We have a mixed economy where both the private and the public sector coexist. Correct. ठीक है, तो सोवरेनिटी में इंडिपेंडेंट स्टेट होगा और मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। ठीक है, सोशलिस्ट में 42nd अमेंडमेंट से लाया गया, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की गई है जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट में होगी। सोवरेन में तो इंडिपेंडेंट स्टेट होगी जिसमें जो है एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स जो है वो रहेंगे, और सोशलिस्ट में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रहेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स कोएग्जिस्ट। ठीक है, सेक्युलर में सेक्युलर कंट्री है, सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द स्टेट। डेमोक्रेटिक में
डेमोक्रेटिक में ये बोला गया है कि पीपल ऑफ इंडिया जो है वो सेलेक्ट करेंगे, पीरियोडिक इलेक्शंस होंगे यूनिवर्सल फेडरल फ्रेंचाइज के थ्रू। और रिपब्लिक में ये बोला गया है कि कोई भी हेरिडिटरी वो फंक्शंस नहीं होंगे, कोई भी मोनार्की जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा, रिपब्लिक कंट्री है, इलेक्शंस के थ्रू हमारे लीडर्स जो है वो चुने जाएंगे जो सरकार चलाएंगे हर 5 साल में। ये टाइप से पूरा आपके पांचों जो है पॉइंट्स उसमें ये बोला गया था प्रीएम्बल का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने उसमें बात किया था 3 वर्ड्स, जैसे जस्टिस था, इक्वलिटी था एंड फ्रेटर्निटी था। ठीक है, अब जस्टिस में क्या बोलता है? इंडिया सीक्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू इंश्योर इक्वलिटी टू इट्स सिटीजंस। अब इन्होंने क्या किया, जस्टिस को तीन पार्ट्स में बांट दिया, सोशल जस्टिस में, इकोनॉमिक जस्टिस में और पॉलिटिकल जस्टिस में। अब सोशल जस्टिस क्या बोलता है? Social justice means the absence of socially privileged classes in the society and no discrimination against any citizens on the ground of caste, creed, color, religion, gender or place of birth. India stands for eliminating all forms of exploitation from the society. ठीक है, अब इसमें ये बोला कि सोशली प्रिविलेज क्लास जो है, हम उसके बेसिस पे हम किसी भी, इसमें बेसिकली कंसेप्ट ये रखा गया कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी भी सोशल क्लास के बेसिस पे। ठीक है, अगर वो बंदा कोई भी अगर वो कोई भी कास्ट से है या कोई भी क्रीड से है, उसका कैसा भी कलर है, उसका कोई भी रिलीजन है, या वो उसका कोई भी जेंडर है, या कहीं पे भी पैदा हुआ है, या फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी है, हम किसी चीज के आधार पे, किसी चीज के भी बेसिस पे हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अगेंस्ट अदर्स। ठीक है, इंडिया स्टैंड्स फॉर एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द सोसाइटी। इंडिया ने हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो सोसाइटी से एलिमिनेट किया है। बेसिकली इसका बोलने का मतलब ये है। तो सोशल जस्टिस में हम सिर्फ इतना कंसेप्ट रखो कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड्स। सेम चीज कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 में भी अपने को देखने को मिलेगी जब अपन आर्टिकल 15 में चलेंगे, लेकिन उसमें फर्दर क्लैरिफिकेशंस है, उनको बिल्कुल थोड़े तक रखूंगा सीमित। ठीक है, तो सोशल जस्टिस आपका ये हुआ। ओके, अवंतिका, व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस? प्लीज रीड। Economic justice means no discrimination between man and woman on the basis of income, wealth, and economic status. It stands for equitable distribution of wealth, economic equality, the end of monopolistic control over means of production and distribution, decentralization of economic resources, and the securing of adequate opportunities to all for earning their living. Yes, इकोनॉमिक जस्टिस में बेसिकली बोला कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मेन एंड वुमेन के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस। इन 3 चीजों के आधार पे मेन एंड वुमेन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इट स्टैंड्स फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक इक्वलिटी, द एंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल और मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें ये बोला कि हम एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, कहीं पे कोई सपोज ठीक है कोई स्टेट का जॉब लगा, कोई इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बना, तो अगर कोई मैन इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है तो उसको सैलरी इतनी दी जाएगी, और जो विमेन है उसको सैलरी उससे थोड़ी कम दी जाएगी, या उसको सैलरी उससे थोड़ी ज्यादा दी जाएगी। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा। अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में अगर 10 लोग लगे हैं जिसमें से 5 men are there and 5 women are there, in that case उन सभी 10 लोगों की सेम सैलरी रहेगी, उनमें बिल्कुल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रहेगा, कुछ भी उसमें अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ना उनको उनकी इनकम और वेल्थ के आधार पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। ये हमारा इकोनॉमिक जस्टिस बोलता है। ठीक है, next one is political justice. Political justice means equal, free and fair opportunities to the people for participation in the political process. It stands for the grant of equal political rights to all the people without discrimination. अब जितना अधिकार अदिति तुम्हें कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेशन में जाने का, या तुम्हें कोई भी पॉलिटिकल कोई भी इलेक्शंस में लाइक वो करने एज इलेक्शंस लड़ने का, जितने तुम्हें एज ए पॉलिटिकल काइंड ऑफ तुम्हें जो पॉलिटिकली अगर मैं बोलूं तो जिनको जितने भी अधिकार मिले हुए हैं सेम मुझे मिले हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो अदिति तुमको और मेरे को किसी भी चीज पे, किसी भी बेसिस के आधार पे पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जो तुम्हारे राइट्स हैं पॉलिटिकली, वही मेरे राइट्स है पॉलिटिकली। जितना तुम्हारा इलेक्शंस लड़ने का अधिकार है, उतना ही मेरा इलेक्शंस लड़ने का अधिकार है, अगर तुम 25 ईयर से ऊपर हो गई हो तो। ठीक है, अभी तो नहीं लड़ सकती तुम अभी 25 से कम हो। तो ये है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। उसमें मींस इक्वल फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा टू द पीपल फॉर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, हम इक्वल रखेंगे, फ्री रखेंगे और फेयर अपॉर्चुनिटीज देंगे सभी लोगों को जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इट स्टैंड्स फॉर द ग्रांट ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल द पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। वही सेम चीज है कि हम सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सोशल जस्टिस का पार्ट है या पॉलिटिकल जस्टिस? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो सोशल जस्टिस का पार्ट तो नहीं कह सकते, वो अपने आप में पूरा एक डिफरेंट कंसेप्ट है बेसिकली। हाँ देखो, इनसे रिजेंबल तो कर रहा है, लेकिन फिर उसमें वही बात है ना कि उसमें एक उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी कि 18 ईयर्स से ऊपर के ही बंदे को वो दे सकता है, वोट दे सकता है। ठीक है, तो अलग से एक डिफरेंट कंसेप्ट है, उसको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक आर्टिकल ही अलग से बना दिया था। वो आर्टिकल तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, वो याद भी नहीं करना है, वो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसमें अलग से पूरा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देके उसमें बोल दिया कि भाई 18 साल से ऊपर को ऐसे ऐसे मिला जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो है इनसे, लेकिन वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये था आपके जस्टिस में 3 वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज लिबर्टी। अब वही बात है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मैंने उसमें बोला था, आपके प्रीएम्बल में लिखा हुआ था। Okay, the idea of liberty refers to the freedom on the activities of Indian nationals. This establishes that there are no unreasonable restrictions on Indian citizens in terms of what they think, their manner of expressions, and the way they wish to follow up their thoughts and action. However, liberty does not mean freedom to do anything, and it must be exercised within the constitutional limits. अब liberty का यहाँ पे क्या मतलब है? Liberty का मतलब as the